जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति अधिक अधिक है ना। वस्तु और सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है। जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तब हमें एक तो ये चीज़ समझ में आती है, दूसरी ये चीज़ समझ में आती है, वस्तु और सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग में वृद्धि हो जाती है, की अपेक्षा मांग में वृद्धि, तो ये चीज़ समझ में आती है। और भी कुछ है, हाँ, वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू या मुद्रा का मूल्य घटता है ना। मुद्रा की क्रय शक्ति समता में गिरावट आती है, शक्ति समता में गिरावट आ जाती है, गिरावट आ जाती है। ठीक है, यही सारी स्थितियां क्या है, आपकी मुद्रास्फीति होती है ना। वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें देखकर हमको एक चीज़ ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, या हम कुछ ज़्यादा ही ना सोचने लगें कि जैसे छिटपुट वाली स्थिति भी होती है ना, मूल्य स्तर वृद्धि की छिटपुट स्थिति मुद्रास्फीति नहीं है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। पता चले थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है तो पता चला हम मुद्रास्फीति को मान बैठे। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। एक अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाए, है ना, लिख लीजिए परिभाषा में, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाए, उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, सर अपेक्षा के बाद अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, मुद्रास्फीति जिसमें 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 वस्तु और सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा वस्तु और सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, उसकी मांग अधिक हो जाती है तथा कीमतें सतत रूप से बढ़ती जाती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है, अर्थात मतलब इस दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। ठीक है, मतलब वस्तु का महत्व बढ़ता है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, मुद्रा की वैल्यू कम होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, वगैरह वगैरह। इस स्थिति में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। नोट करके जरूर लिख लेना, अस्थाई और छिटपुट मूल्य स्तर, अस्थाई और छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते।
ठीक है। सर छिटपुट की बात कर रहे हैं। मूल्य स्तर की वृद्धि को, ध्यान रहे, किसी अगर विकासशील देश की हम बात करें, ठीक है, देश मान लीजिए वो देश अपना भारत है, तो भारत का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर 3 से 5%, 3 से 5% की जो मुद्रा स्फीति है ना, को उचित माना जाता है, उचित माना जाता है। होता क्या है, 5% की मुद्रास्फीति वाली स्थिति, 5% वाली स्थिति में क्या होता है, उत्पादक के लाभ की संभावना, उत्पादक के लाभ की संभावना अधिक होती है, लाभ की संभावना अधिक होती है। बात समझे? ठीक है, हो गया। कितना याद रखना चाहिए कि 5% वाली स्थिति अगर है विद्यमान, तो उस स्थिति में उत्पादक के लाभ की संभावना भी अधिक हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखें। हम बोल सकते हैं कि आर्थिक संसाधन और क्षमता का अधिकतम उपयोग होता है, ठीक है भाई। लाभ की संभावना अधिक है, तो इस वजह से क्या होगा, आर्थिक संसाधन या क्षमता का अधिकतम उपयोग, क्षमता का अधिकतम उपयोग, 5% वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आर्थिक संसाधन या क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा है तो इससे क्या फायदा होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, है ना, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। अब अगर रोजगार के अवसर में वृद्धि हो रही है तो फिर आय में वृद्धि होगी, आय में अगर वृद्धि हो रही है तब क्या होगा, तब बचत में वृद्धि होगी, है ना, बचत में वृद्धि होगी। अब अगर बचत में वृद्धि हो रही है तब क्या होगा, तब निवेश में वृद्धि होगी, है ना, निवेश में वृद्धि होगी। अब अगर निवेश में वृद्धि होती है तो अंत में क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है भाई, है ना, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ये क्रम भी हमको पता होना चाहिए। 5% वाली स्थिति जो मुद्रास्फीति की है, विशेष रूप से 5% वाली स्थिति, उसमें उत्पादक के लाभ की संभावना अधिक रहती है, जिससे कि क्या करते हैं, आर्थिक संसाधन या फिर क्षमता का अधिकतम उपयोग होता है। अगर आर्थिक संसाधन क्षमता का अधिकतम उपयोग होगा तो उससे रोजगार के अवसर में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई तो इनकम में भी वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि हुई तो बचत में वृद्धि, बचत में हुई तो निवेश में, निवेश में वृद्धि होने के बाद अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। बस समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बताइए अगर डाउट किसी को। अगली क्या, अगला देखेंगे तो मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति या फिर इसको बोलेंगे विस्फीति, विस्फीति, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं वैसे, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति को, मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति वाली स्थिति है, मुद्रास्फीति को बोलते हैं, तो फिर डिस इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ, मुद्रास्फीति का उल्टा रूप होगा फिर, है ना, यही होगा। मतलब अपस्फीति या विस्फीति या फिर डिसइन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की का उलट होती है। इसमें क्या होता है,
पहली चीज तो याद रखें कि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था, नियंत्रण लगाने की अवस्था, ये चीज। इसमें क्या किया जाता है, अगर इस पर नियंत्रण लगाना है तो क्या किया जाएगा। जाहिर सी बात है, मुद्रा स्फीति तब आई थी जब वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रही थी, लगातार वृद्धि होती चली जा रही थी, मुद्रा की वैल्यू कम हो रही थी, है ना। बात समझे, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आ रही थी। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कीमतों को एकाएक नहीं, धीरे धीरे, ये भी याद रखना, घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास है, लाने का प्रयास है। ठीक, समझ में आया, ये हो गया। जी। अब क्या होता है, अगर धीरे धीरे कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर पर लाया जाएगा तो उससे क्या होगा भाई, मुद्रास्फीति की दर कम होगी, स्फीति की दर कम होगी, सिर्फ कम होगी, दर कम होगी, याद रखना, लेकिन सकारात्मक बनी रहेगी, है ना। हमने थोड़ी ना बोला कि खत्म कर दिया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, इसकी दर को कम किया जाएगा। ठीक है, सामान्य स्तर पर लाने के प्रयास के चलते मुद्रास्फीति की दर कम होगी, कम होगी लेकिन सकारात्मक बनी रहती है। ठीक है, याद रहे। अब मुद्रा अपस्फीति या फिर विस्फीति के बारे में एक चीज और याद रखना है, मुद्रास्फीति राजकोषीय मौद्रिक नीति का भाग नहीं है, लेकिन ये जो मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति या फिर डिसइंफ्लेशन है, ये क्या है, मौद्रिक या मौद्रिक और राजकोषीय नीति का भाग है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो याद ये भी रखना है भाई, मुद्रास्फीति जैसी स्थिति को नियंत्रण लगाने की अवस्था होती है तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगी कि हानिकारी होगी, अर्थव्यवस्था के लिए कैसी होगी, हानिकारक या लाभदायी। अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती है ना। इतनी चीजें कंफर्म हुई, याद हुई, समझ में भी आ गई। अभी आज आप लोग पूछ भी सकते हैं, लेकिन कल हम पूछेंगे। ठीक है, अगर टाइम मिला तो हम कुछ इसके प्रश्न भी बना देंगे। ठीक है, याद रहे तो बेहतर है, आज डाउट रहे तो पूछ जरूर लेना, कल दिन में भी अगर डाउट रहेगा तब भी पूछ लेना, कल शाम तक का टाइम है, उसके बाद हम पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे तो हमें फिर जानते ही हैं, हमारी आदत है ना, हाँ। इसमें वस्तु की वैल्यू कम हो जाती है, वस्तु की वैल्यू नहीं, उसकी कीमत में कमी आती है। हाँ, वस्तु की वैल्यू बोल सकते हैं, वस्तु की वैल्यू, या फिर बोले वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। अब आप उनकी आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा तभी ना सबकी मांग कंप्लीट हो पाएगी, और जब सबकी मांग एक आसान हिसाब से कंप्लीट होती रहेगी तो कैसे मूल्य में वृद्धि होगी, है ना। जब सामान ही मार्केट में ढेर सारा रखा हुआ है, जितनी आपूर्ति या फिर मांग से ज़्यादा आपूर्ति हो गई तो उसकी वैल्यू अपने आप कम होती चली जाती है। ठीक है, तो मुद्रा अपस्फीति, विस्फीति या डिसइंफ्लेशन वाली स्थिति को हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है उसकी मांग की अपेक्षा, उसकी आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, ये भी बोल सकते हैं, है ना, याद रहे। तो सर उत्पादन ज्यादा होगा ना। हाँ, ठीक है, चलिए अगली जो अवस्था है, अगली अवस्था का नाम है मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन या फिर बोले तो अवस्फीति, अवस्फीति, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, डिफ्लेशन। ठीक है, कई बार पेपर में क्या किया जाता है ना, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन जैसे शब्द भी आते हैं, है ना। मुद्रा संकुचन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति नहीं होता, वहाँ पे यही हिंदी में भी लिख दिया जाता है डिफ्लेशन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अब डिफ्लेशन क्या है, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा संकुचन क्या होता है। अब ये एक तो है कि मुद्रा स्फीति के उलट, मुद्रा स्फीति के उलट होती है,
मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था, वस्तु के मूल्य में गिरावट आ रही थी, सॉरी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही थी, वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि हो रही थी। अब इसमें क्या होगा, वस्तु और सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाएगी, या यूं बोल दें कि वहां उस स्थिति में मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है और वस्तु सेवा की वैल्यू या वस्तु सेवा की कीमत में कमी आती है। ठीक है। अब आप एक चीज ये भी बोल सकते हैं, तो ये ऊपर क्या बता रहे थे, ये तो प्रयास बता रहे थे ना कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का एक तरीका है, बात समझे। ठीक है, मुद्रास्फीति के उलट स्थिति है ये। इसमें क्या होता है, इसमें मुद्रास्फीति की दर, मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे, शून्य से नीचे का क्या मतलब है, शून्य से नीचे का मतलब है जैसे 5 4 3 2 1, एक के बाद जीरो, जीरो के नीचे क्या होगा, -1 लिखना होगा, -2 -3 -4, मतलब क्या है, शून्य से नीचे मतलब नकारात्मक है ना, बोल सकते हैं। मुद्रास्फीति की जो दर है वो नकारात्मक हो जाती है। यहां पर हमने क्या बताया था कि मुद्रास्फीति की दर कम होती है लेकिन सकारात्मक बनी रहती है। दोनों में ये अंतर है, बहुत बारीक अंतर है, हमको पता रखना चाहिए, ध्यान रखना है, न पता चले कि आम का घास समझ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी तक कोई इतना बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है इसमें, है ना, ज़्यादा टेक्निकल शब्द का यूज़ तो है नहीं, सिंपल सिंपल सब है, याद रख सकते हैं आम। चलिए, अब क्या होगा, इसमें वस्तु सेवा की आपूर्ति अधिक है ना, और मांग कम होगी, मांग कम, वस्तु सेवा की आपूर्ति अधिक, मतलब कहने का क्या है, कीमतें कम हो जाएंगी, है ना, कीमत घट जाएगी या कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। अब ये अगर चीज हो गई तो यही स्थिति अपनी क्या है, मुद्रा संकुचन वाली स्थिति है, अवस्फीति वाली स्थिति है, डिफ्लेशन वाली स्थिति है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मूल्य गिरने की वो अवस्था जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है, यह भी बोलना उचित है ना। मूल्य गिरने की ये वो अवस्था होती है जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, डाउट है तो पूछना जरूर। तो मुद्रा संकुचन, अवस्फीति और डिफ्लेशन क्या हुआ, मुद्रास्फीति का उल्टा रूप। अच्छा, मुद्रास्फीति का उल्टा रूप आप जब पढ़ ही लिए तो आपको समझना चाहिए कि मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था, मुद्रा की वैल्यू घट रही थी, वस्तु का वैल्यू बढ़ रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु का वैल्यू घटेगा, मुद्रा का वैल्यू बढ़ने लगेगा। आपूर्ति, वस्तु सेवा की आपूर्ति कम होगी, तो सॉरी, आपूर्ति अधिक होगी, डिमांड कम होगी। सिंपल है, बात समझे। मुद्रास्फीति, हाँ सर, ये जो मुद्रास्फीति और अवस्फीति वाली स्थिति एक साल में कितनी बार आती है? ये कोई विशेष थोड़ी नहीं स्पेशल कि वो आता ही आएगा ही, हो सकता है वो साल भर में कई बार आ जाए, हो सकता है एक बार आए वो लगातार बना ही रहे, स्थिति बनी भी रहे स्थिति, ऐसा भी हो सकता है। सर, इसका आंकड़ा नहीं है ना? आंकड़ा निकाला जाता है, लेकिन अब ऐसे नहीं है कि हर महीना उसको आना है ना, कोई मायका थोड़ी ना उसका ये है कि ये वाला मायका है, चलो एक हफ्ता हो गया भैया से मिलने जाना है ना, ये वाली स्थिति नहीं है, बात समझे। हाँ, कभी हो सकता है वो आए फिर रुक ही जाए, लंबी स्थिति बन जाए, लंबे दौर तक चलती रहे, हो सकता ना आए। ठीक है, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि इसको साल में 2-3 बार आना है कि 10 बार आना है ना, बात समझे। चलिए, आय तो टिक सकती है और नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं। चलिए, अगला क्या है, अगली स्थिति है मुद्रा संस्फीति। अगली स्थिति है मुद्रा संस्फीति, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन ये क्या है, रिफ्लेशन क्या होता है, अब अगर मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए
वो भी घातक है ना। सामान की वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाए, वो भी एक खराब अवस्था है। अब मुद्रा संस्फीति के माध्यम से क्या किया जाता है, अवस्फीति पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अवस्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था, नियंत्रण लगाने की अवस्था। ठीक है, नॉर्मल सब ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो सब खराब ही है। बात समझे। लेकिन इसके बारे में याद रखना, अब विस्फीति के बारे में, अपस्फीति के बारे में, डिसइंफ्लेशन के बारे में, यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रयास है बस। ठीक है, तो ये मुद्रा संस्फीति क्या हुई भाई, रिफ्लेशन क्या हुआ, अवस्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है। अब क्या किया जाता है, बहुत नीचे गिरी कीमत को बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है, लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति के बारे में बात किए थे कि ये भी नियंत्रण लगाने की अवस्था है, कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास है। यहाँ पर देख रहे हैं मुद्रा संस्फीति, इसमें क्या है, कीमत को बढ़ाकर धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। अंतर दोनों का एक है, घटाया जाता है, एक में बढ़ाया जाता है। एक के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, दूसरे के माध्यम से अवस्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। बात समझे। अब क्या होगा, अब अगर ये कीमतें घट गई हैं, गिरी हुई हैं, बिल्कुल एकदम धूल फांक रही हैं कीमतें, तो उनको क्या किया जाएगा, करों में कैसे इनको बढ़ाया जाए, तो करों में कटौती, करों में कटौती की जाएगी। ठीक है, करों में कटौती होगी, ब्याज दर में कमी की जाएगी, ब्याज दर में कमी। तो करों में कटौती और ब्याज दर में कमी करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। ठीक है, के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये वाली स्थिति कब आई, अरे डिमांड कब बढ़ेगी, किसी डिमांड कब होगी, जब आपकी जेब में पैसा होगा। और अगर जेब में पैसा ही नहीं तो डिमांड का है कि, है ना। मार्केट भी जाएंगे तो बिना बिना पानी बतासा खाए भी चले आएंगे। जलेबी दही दिख रहा होगा, 10 लोग खा भी रहेंगे, आपको दिखा भी रहेंगे दोनों लेके, लो देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा टेस्टी बनाया, वाह क्या बात, कितनी कुरकुरी लग रही है। आपके मुंह में पानी भी आ जाएगा। अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो आप मुंह फेर के धीरे चले आएंगे, अरे बेकार होगी, वो सब ऐसे कह रहा है। मार्केटिंग का तरीका है, ये बोल के आप अपने मन को शांति देंगे, धीरे से घर आ जाएंगे। अगर आपको जेब में पैसा है तब क्या करेंगे, वो सब सिर्फ दिखा रहा होगा, 10-10 रुपया खा रहा होगा, है ना। पता चला कि तुम 2-4 किलो खरीद भी लिए, दे भैया 1 किलो 2 किलो दही दे दे, उसी में 3-4 किलो जलेबी पैक कर जल्दी, हम घर लेके जाएंगे, वहीं बैठ कर राजा की तरह खाएंगे, नहीं रानी की तरह खाएंगे, राजा की तरह खाएगा मतलब है, राजा रानी की तरह बैठ कर खाएंगे, है ना। तो अवस्फीति वाली जो स्थिति रही, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिमांड कहाँ से करेगा कोई। अब डिमांड नहीं कर रहा है, इसलिए वस्तुओं की कीमत में कमी आ गई। अब यहां पर क्या किया जाएगा, इधर तो हो सकता है कि लोगों ने क्या किया, सारा का सारा पैसा उठा के बैंक में जमा कर दिया होगा, उनको अच्छा खासा ब्याज मिल रहा होगा, है ना, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इसलिए उन्होंने ले जाके जमा कर दिया। अभी क्या हो गया, मुद्रा संस्फीति वाली स्थिति में क्या हो गया है कि जैसे ही कर में कटौती और ब्याज दर में कमी की गई, लोग अपना जमा किया हुआ पैसा फटाफट जल्दी जल्दी बाहर निकालना शुरू कर दिए। मतलब इस संकुचन वाली स्थिति में जो मार्केट है, जो बाजार था, बाजार की तरलता में कमी थी, इस वजह से डिमांड कम हो गई थी, वस्तु की कीमत में कमी आ गई थी। अब इस वाली स्थिति में क्या किया जाएगा, बाजार की तरलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कैसे बढ़ेगी तरलता, यहाँ पे ब्याज दर अधिक रहा होगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा, लोग पैसा जमा कराए। अब कोई ज्यादा ब्याज पे लोन उठाने जाएगा कि ज्यादा ब्याज पे पैसा जमा करने जाएगा, तो ज्यादा ब्याज पे पैसा जमा किया। अब ब्याज कम हो गया तो लोग क्या किए, पैसा जो जमा किए वो भी निकाल लिए, साथ में लोन लेने वाले लाइन लगा के खड़े हो गए। बाजार में तरलता को बढ़ाने का ये तरीका है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट में पैसा आ गया, बैंक में धरा हुआ पैसा मार्केट में चल रहा है। अब मार्केट में जब पैसा पहुंचा, लोगों की डिमांड खुद बढ़ गई। बात समझे। नियंत्रित करना है कीमत, ना तो बहुत ज्यादा गिरनी है, ना तो बहुत ज्यादा भागना है कीमतों को, ना तो बहुत ज्यादा गिरने देना, ना तो बहुत ज्यादा भागने देना है, उनको नियंत्रित करना है। बात समझे, वही आपकी संस्कृति है।
तो इन दोनों के माध्यम से क्या किया गया, बाजार की तरलता में वृद्धि की गई, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया गया। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया, लोग सामान खरीदना शुरू, उनकी डिमांड चालू, है ना। बात समझे। वो दुकान पे साड़ी देखे थे, एक तो टंगी हुई थी, आज हम 15 दिन से देख देख के हम मुंह में पानी तो आ रहा, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, ले लेते, है ना। और रोज वही टांगे रखता है हमको, हम देख देख के अपना क्या बताएं, आज ले ही लेते हैं, चलिए ले लिए, 10,000 की साड़ी आ गई घर पे, है ना। तो ये चीज अब क्या होगा, ये जो संस्फीति है ना, ये उस स्थिति में किया गया उपाय होता है जब अर्थव्यवस्था में निम्न मुद्रास्फीति, अधिक बेरोजगारी, अल्प मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। ये कब अपनाया जाता है, निम्न मुद्रास्फीति स्फीति, अधिक बेरोजगारी और अल्प मांग की स्थिति में अपनाया जाता है। ठीक है, बात सही, क्लियर हुई बात। अगला टर्म है आपका निष्पंदन। निष्पंदन, मंदीगत मुद्रास्फीति, मंदीगत मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इंग्लिश में लिखेंगे तो स्टैगफ्लेशन। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है ना, दोनों चीजें बरकरार होती हैं इस वाली स्थिति में, मंदी और स्फीति की विद्यमान अवस्था है ये। जब अर्थव्यवस्था में मंदी भी उपस्थित है और स्फीति भी उपस्थित है, दोनों जब उपस्थित हैं तब वो है आपकी निष्पंदन वाली अवस्था, मंदीगत मुद्रास्फीति वाली अवस्था, स्टैगफ्लेशन वाली अवस्था, दोनों साथ साथ दिखाई दे। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों मौजूद हों, वही आपकी स्टैगफ्लेशन, वही आपका स्टैगफ्लेशन है ना। इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर ऊंची होती है, स्फीति की दर ऊंची होती है, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर ऊंची होती है। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि की दर कैसी होगी, ऊंची होगी नीची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची होती है। एक तरीके से बोल सकते हैं ये अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है, अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। ठीक है, और याद रखना नियंत्रित करना भी कठिन होता है, नियंत्रित करना कठिन होता है इसे। ओके, निस्पंदन, मंदीगत मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन, मंदी और स्थिति की विद्यमान साथ में, दोनों की साथ में विद्यमान अवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों मौजूद रहते हैं, है ना, दोनों मौजूद है अर्थव्यवस्था में, जिसमें मुद्रास्फीति की दर ऊंची, बेरोजगारी की दर ऊंची, लेकिन आर्थिक समृद्धि की दर नीची बनी होती है। अर्थव्यवस्था के लिए घातक भी होता है, नियंत्रित करना इसको कठिन होता है। अगली एक कंडीशन है, अगला एक टर्म है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन ये क्या है, ये तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों जब मौजूद हों, मौजूद की अवस्था है ये। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर देखेंगे तो मतलब कीमत में वृद्धि ऊंची होगी, कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो मुद्रा संकुचन कीमत में कमी की दर, मतलब दोनों विद्यमान रहेगी इस वाली स्थिति में।
यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? याद रखना, और नो हमें सर। नहीं लगता है ये कभी फिर भूलेंगे। मुद्रास्फीति क्या है ना? विस्फीति क्या है, अवस्थिति क्या है, संस्फीति, मंदीगत मुद्रास्फीति, स्क्यूफ्लेशन, है ना? हो सकता है आपसे सर स्क्यूफ्लेशन इसका मंदीगत वाला नहीं समझा। क्या चीज? सर मंदीगत वाला नहीं समझ आया। मंदीगत जो मुद्रास्फीति है, इसमें मंदी और स्फीति, मतलब स्फीति मतलब मुद्रास्फीति, और मंदी, मंदी क्या है? मुद्रा के वैल्यू में कमी, है ना? सामान की कीमत में वृद्धि, बेरोजगार स्थिति, है ना? वो सब इकट्ठे बैठा पहुंच जाएगा एक के साथ, सब जैसे वो क्या बोलते हैं भाई बहन बन जाएगा उसमें, उस स्थिति में। वो क्या है? निस्पंदन वाली स्थिति। इसमें मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी रहती है, बेरोजगारी भी ऊंची रहेगी, आर्थिक समृद्धि की दर नीची। आर्थिक समृद्धि की दर नीची इसलिए रहती है ना भाई, बेरोजगार आदमी कौन सी आर्थिक समृद्धि कर सकता है ना? वो तो तब आर्थिक समृद्धि दर ऊंची हो सकती है ना जब रोजगार की अवस्था हो, आय में वृद्धि हो, बचत में वृद्धि हो, निवेश में वृद्धि हो, तब में हो सकता है समृद्धि दर ऊंचा। बात समझे? समझ में आया? जी सर। और मंदीगत वाला जो है, मंदीगत मुद्रास्फीति, वो अर्थव्यवस्था के लिए घातक भी होती है, इसको नियंत्रित करना कठिन भी होता है। ठीक है, अगली जो क्लास रहेगी अपनी, उसमें हम मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे, फिर उसके कारण देखेंगे, फिर उसके हम सब उपाय और इसके प्रभाव भी देखेंगे। ठीक है, अभी तो कई सारी, इसमें 2 क्लास और चलेगी अभी। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं। मुद्रा मुद्रास्फीति के प्रकार। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे। ये कई सारे प्रकार हैं इसके, उन्हीं में से एक है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति? चींटी रेंगते हुए चलती है ना? गाँव में जी सर। सुने होंगे, काहे रेंग रेंग के चल रहे हैं? गड़वम का जांत बांधा है कि मेहंदी लगा है पैरवम तुम्हें, है तनी तेज तेज पैरवा बढ़ाइए, ऐसे ना बोलते हैं। तो वही रेंगने वाली प्रक्रिया यहाँ पे है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती क्या है ये? इसमें मुद्रास्फीति 3% होती है, या 3% या इससे कम होती है। ठीक है, इससे कम होती है, 3% या इससे कम होती है। ठीक है, ये स्थिति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? विकसित देशों में। विकसित देशों में ये वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो भैया, सब चैटिंग फैटिंग बातचीत होके अपना सब अब क्लास के लिए रेडी हो गए हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत सबकी हो गई है खत्म, सर इसका, अब क्लास पर फोकस करा सर जाएगा। इंग्लिश में क्या बोले? क्रीपिंग क्रीपिंग क्रीपिंग, क्रीपिंग के बाद क्या? बस क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है ना, मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन ही बोलते हैं इसमें। ठीक जी है, सर। अच्छा दूसरा क्या प्रकार है इसका? दूसरा प्रकार चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई, इसको बोलेंगे वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। वैसे हम ऐसे लिख सकते हैं वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है, चलने की बात है, दौड़ने की बात नहीं हो रही, याद रखना। जब आपसे चलने को बोला जाए ना, तब भागना नहीं चाहिए, सिर्फ चलना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना काहे इतना तेज तेज काहे भाग रहे हैं? कौन दौड़ाए है का कि चोरी करके भाग रहे हैं, है ना? और हम सब क्या बोलते हैं, भूत पड़ गया का पीछे तुम्हारे तो भूत जब पकड़ता तो तेज से भागना पड़ता नहीं? चलो, या कुत्ता दौड़ा ले तब भागना होता है, क्योंकि वो प्लीज और एक्सक्यूज मी ये 2 शब्द बिल्कुल नहीं सुनता, है ना? चलो ठीक, तो चलती हुई मुद्रास्फीति ये कौन सी अवस्था है भाई? ये इसमें 3 से 10% के बीच होती है मुद्रास्फीति की बीच। मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% के बीच में होती है। ठीक है, ये जो मुद्रास्फीति है ना, ये वाली, ये
देशों के लिए लाभदायक है, देशों के लिए लाभदायक है। ठीक है। अब तीसरी आती है दौड़ती हुई, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसको क्या बोलेंगे? रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, रनिंग, यहाँ सिर्फ चलना था, अब यहाँ पे दौड़ना है। दौड़ने का मतलब तो समझ ही रहे हैं, स्पीड होनी चाहिए। फिर दौड़ने का मतलब है दौड़ना ही है ना। इसमें क्या होता है? इसमें दर होती है 10 से 20% के बीच, है ना, 10 से 20% के बीच होती है, यही दौड़ती है। इसमें क्या होता है? इस वाले में वस्तु की कीमत में तीव्र वृद्धि, वस्तु की कीमत में तीव्र वृद्धि, है ना। अब जाहिर सी बात है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही तो रुपये का वैल्यू कम हो ही रहा है, मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है ना, तभी ना उसका दाम बढ़ रहा है। मतलब क्या है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यही बात हुई। इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो मुद्रा है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी में कमी आ गई है, इसका मतलब ये भी होता है। बात समझे? मतलब कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो मुद्रा की वैल्यू में कमी आएगी, है ना। डिमांड बढ़ेगी तभी होगा ऐसे, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है ना, यही होता है, याद रखना। अब क्या होगा? अब अगर ऐसी स्थिति है, दौड़ती वाली स्थिति चल रही है, तो इसमें क्या करना होगा? सरकार को उपाय अपनाने पड़ेंगे। तब क्या? सरकार को एक मिनट, नियंत्रण के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? मौद्रिक और राजकोषीय, है ना, उपाय की जरूरत होती है। समझ गए? तो हमें एक चीज और याद रखना होगा, जो मुद्रास्फीति है ना, उस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को सिर्फ राजकोषीय उपाय से ही काम नहीं चलाना है, सरकार को मौद्रिक उपाय भी अपनाने पड़ेंगे, है ना। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को मौद्रिक और राजकोषीय उपाय दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रकार है, चौथा प्रकार, कूदती हुई, है ना, कूदती हुई, जिसको बोलते हैं ओवर, या फिर बोलेंगे गैलोपिंग, है ना। क्या बोला जाता है जब बच्चा कूदता है? अभी गिर जाओगे ना तो दांत चियार दोगे, है ना। अभी ज़्यादा उधम ना मचाओ, नहीं, जितना उधम मचा रहे हो उतने रोगे भी, है ना। मतलब खतरनाक स्थिति है। कभी कभी ऐसी स्थिति में बच्चों की तुलना बंदर से भी कर दी जाती है ना। ठीक है, फिलहाल तो कूदती हुई मुद्रास्फीति है, जिसको ओवर या गैलोपिंग भी कहा जाता है। ये कौन सी स्थिति है? वस्तु एवं सेवा की कीमत में क्या हो जाए? द्विअंकीय या त्रिअंकीय, ठीक है, त्रिअंकीय दर से वृद्धि हो। और क्या होना चाहिए? उत्पादन में वृद्धि के बिना, कीमत में वृद्धि हो। समझे? उत्पादन में वृद्धि के बिना कीमत में वृद्धि हो। और जब ये वृद्धि कितनी हो जाए? 20% से अधिक हो जाए, वो होगी कूदती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पे जो द्विअंकीय त्रिअंकीय दर से बात हुई है ना, जैसे यहाँ पे हमने 10 से 20 पढ़ा था, अब उसके आगे का, अब एक अंकीय क्या है? 3% से 5%, 3% क्या एक अंकीय है। दो अंकीय क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक। ठीक है, 100 क्या है? त्रिअंकीय है। लेकिन अब यहाँ पे द्विअंकीय त्रिअंकीय दोनों बोला गया है। अच्छा, 20% तक
20% तक हमने क्या देखा था कि 10% तक तो ठीक ठाक है, 20% तक हुआ तो भाई सरकार को उपाय करना पड़ गया। अब 20 से अधिक, 20 क्या हुआ, 2 अंकीय हो गया, अब 20 से अधिक हो त्रिअंकीय में 100% भी हो सकता है। ठीक है। उत्पादन में वृद्धि ना होने का मतलब है उत्पादन, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, सबकी डिमांड ही नहीं पूरी हो पा रही है, सप्लाई कम है, डिमांड अधिक है, और डिमांड अधिक होने की बहुत अधिक है, जिसकी वजह से वस्तु सेवा के उत्पादन वस्तु और सेवा की कीमत में अतिशय गति से वृद्धि हो रही है, यही बोलेंगे। तो कूदती हुई मतलब क्या हुआ, कूद रहा है, एकदम कूदते हुए चल रहा, भाग रहा है ना। मेंढक को कूदते हुए देखा होगा कभी आपने, ऐसा हो सकता है देखे हो, और नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा मेढक कूदते हुए कैसा लगता है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। फिर आप लोग चाहें तो रात में या दिन में खुद कूदने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा देखें हम कूद पाते कि नहीं। फिलहाल ठीक है। अगला प्रकार कौन सा है भाई, अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति क्या होती है, अति मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। कोई व्यक्ति हाइपर हो जाए तो क्या कर सकता है ना, जहां तक दिमाग दौड़ा सकते हैं उतना कर सकता है, नहीं है ना। इंसान अगर हाइपर हुआ तो फिर समझ लो जहां तक दिमाग जा सकता है आपका उतना कर सकता है। हाइपर मतलब क्या हुआ, अति, है ना, अति कर दिए, है ना। वैसे भी कहा गया है अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, है ना। न तो ज़्यादा बारिश, है ना, न तो ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा चुप रहना, ना ज़्यादा बारिश और ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं। तो अति की बात यहाँ पर है, हाइपर इन्फ्लेशन की बात है। हाइपर इन्फ्लेशन की जब बात करेंगे तो ये क्या है, इसमें 3 अंकों से भी अधिक दर अगर हो जाए, मतलब हम स्फीति की दर अगर बोलें, दर हो जाए 3 अंक से भी अधिक, 3 अंक से भी अधिक अगर हो जाए, वो क्या है, अति मुद्रास्फीति है ना। मतलब क्या है, इस वाले में क्या होता है, इस वाली स्थिति में अगर देखेंगे तो स्थिर आय वाली परिसंपत्ति, स्थिर आय वाली परिसंपत्ति क्या है, इसमें वेतन, बचत, बीमा, बॉन्ड, है ना, इनका वास्तविक मूल्य कम हो जाता है, वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। मतलब हम एक चीज ये बोल सकते हैं, मुद्रा लगभग बेकार हो जाती है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से जो वैश्विक परिदृश्य में देखा गया है कभी इतिहास में, है ना, यूरोप के बारे में हमने पढ़ा है कभी, वो वाली स्थिति होगी, है ना। बोरा भर के ले जाते हैं, जेब में डाल के लाते हैं सामान, बोरा भर के पैसा, जेब भर के सामान, है ना, वो वाली स्थिति हो सकती है। या हो सकता है हाथ में ऐसे कुछ एक पेन, एक बोरा पैसा में एक पेन, ऐसी कोई स्थिति हो जाए। तो ये अब एक है कोर स्फीति, अगला जो प्रकार है वो है कोर स्फीति। कोर स्फीति क्या है, कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे। वैसे 1981 में एक्सटेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, एक्सटेन द्वारा प्रतिपादित है ये, ठीक है। इसमें मुद्रास्फीति के 2 भाग हैं, एक है स्थायी और दूसरी है अस्थायी। स्थायी की जब बात करेंगे तो स्थायी क्या होती है, स्थायी मुद्रास्फीति क्या है, जब इसके बारे में बात करेंगे तो लिख सकते हैं, जब जनसंख्या वृद्धि, जब
जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि स्थायी कारणों के चलते मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं स्थायी मुद्रास्फीति। मतलब स्थायी कारकों के चलते जब मुद्रास्फीति आती है तब वो क्या होती है, तो आपकी स्थायी मुद्रास्फीति है। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरी है अस्थायी मुद्रास्फीति। अस्थायी मुद्रास्फीति क्या है? यहाँ स्थायी कारक की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अस्थायी कारक की बात होगी, जाहिर सी बात है। अस्थायी कारक में क्या, मानसून का निष्पादन अच्छा ना होने, ठीक है, अच्छा ना होने, प्राकृतिक आपदा आने जैसे अस्थायी कारणों से उत्पादन में कमी के कारण आई मुद्रास्फीति अस्थायी मुद्रास्फीति है। ठीक है, हो गया। ठीक है, नोट करके लिख लेना, खाद्य एवं ईंधन की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को कोर मुद्रास्फीति में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, अगला प्रकार है, दूध पिला देना। अगला प्रकार है हेडलाइन मुद्रास्फीति। ये क्या होती है? हेडलाइन अंग्रेजी में भी बोलेंगे, है ना। हेडलाइन को क्या बोलते हैं? प्रमुख बिंदु, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये क्या होते हैं भाई? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़े होते हैं। मतलब इसी को हेडलाइन मुद्रास्फीति बोला जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़े ही हेडलाइन मुद्रास्फीति होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें खाद्य पदार्थ और क्या, ईंधन
सहित सभी वस्तुएं शामिल होती हैं। अगला आता है आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति क्या है? आयातित मुद्रास्फीति में देखेंगे, लिख लीजिएगा, जब आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण, जब शब्द आप हटा सकते हैं, ठीक है, जब शब्द को आप हटा सकते हैं, मतलब आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति क्या होगी? आयातित मुद्रास्फीति। समझे? हो गया? हो गया भाई, ठीक है। उसी को हम आयातित बोलते हैं। अगला प्रकार है छिपी हुई मुद्रास्फीति। छिपी हुई मुद्रास्फीति, हिडन इन्फ्लेशन। क्या होता है ये? लिख सकते हैं, किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर, मतलब क्या है ना, जैसे कोई सामान है, कल तक वो 100 रुपए मिल रहा था, आज भी उसका रेट 100 ही है, मतलब 4 साल पहले जो 100 रुपए मिला सामान, वो आज भी 100 रुपए में ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर आ गया है, क्वालिटी को डाउन कर दिया है ना? क्या कहेगा कोई? जो उस समय था वही आज भी है। बात समझ आई? वो स्थिति है छिपी हुई। लिख लीजिएगा, किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद, मतलब कीमत में कमी नहीं, कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में उसकी गुणवत्ता या मात्रा में कमी क्या होगी? ये छिपी हुई मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, हो गया सबका? ये आयातित मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेड। ठीक है, अगला जो प्रकार है वो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये क्या है? स्ट्रक्चरल बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलेंगे इसको। प्रतिपादक कौन है इसके? प्रतिपादक का नाम है गुन्नार मेडल। योगदान किसका रहा? तो पॉल स्ट्रीटेन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इन्होंने बताया कि जो मुद्रास्फीति है ना, सिर्फ केवल आपूर्ति पर मांग के आधिक्य के कारण ही नहीं होती है। मतलब ये कह रहे थे, मांग अधिक है ना और आपूर्ति कम, यही वाली स्थिति है ना, यही वाली स्थिति है। तो इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि आपूर्ति पर मांग के आधिक्य के कारण ही मुद्रास्फीति नहीं आती है, बल्कि ये सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण भी बनी रह सकती है। इनका ये भी कहना है।
मतलब इनके हिसाब से अनुसार मुद्रास्फीति का कारण क्या है? एक तो है आपूर्ति सर पर गुना के हिसाब से। गुन्नार मृडल पॉल स्ट्रीटन, आपूर्ति आपूर्ति पर मांग का आधिक्य, एक तो ये है। ठीक है, एक कारण। दूसरा कारण क्या? सरकार की मौद्रिक नीति, सरकार की मौद्रिक नीति। इन दो कारणों से, इन दोनों कारण ही जिम्मेदार हैं मुद्रास्फीति के लिए। मतलब ये कहने का है कि जब कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है या ब्याज दरों को दीर्घ काल तक कम रखता है तो उसके कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। यही होती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। समझे? मतलब क्या कहने का है? इनके कहने का मतलब है, एक तो कहते हैं किसी देश द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा जारी कर दिया जाए, जारी करने। ठीक है। दूसरी कंडीशन बोलते हैं दीर्घ काल तक ब्याज दर को कम रखने। इन दोनों ही कारण से ये बोलते हैं मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य कम, और मुद्रा का मूल्य कम है तो जाहिर सी बात है वस्तु का मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। और यही वाली कंडीशन आपकी क्या है? संरचनात्मक मुद्रा स्फीति है। ठीक है, बस समझे। प्रतिपादक है इसके गुन्नार मृडल, योगदान करता रहे इनके दोस्त हैं पॉल स्ट्रीटन। इन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति का कारण सिर्फ आपूर्ति पर मांग का आधिक्य ही नहीं है बल्कि सरकार की मौद्रिक नीति भी जिम्मेदार होती है। उन्होंने उसके बारे में बताया भी, उन्होंने बचाव में पक्ष भी रखा अपना कि कोई भी देश अगर अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है, कोई देश अगर मुद्रा जारी करेगा तो क्या हम जैसे आम आदमी जारी कर पाएंगे नोट अधिक मात्रा में? नहीं, सरकार के ही इशारे पर, है ना। तो मौद्रिक नीति वो भी है। दूसरा उन्होंने कहा कि दीर्घकाल तक ब्याज दर को कम रखना, ये भी सरकार की ही नीतियों पर निर्भर है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है? मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। अरे भाई, जो चीज हमारे पास ज्यादा होगी उसका वैल्यू वैसे ही कम रहेगा, तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। अब मुद्रा का मूल्य कम होगा, जाहिर सी बात है कल तक जो सामान एक नोट में आता था आज वही सामान 4 नोट में आएगा, है ना। तो सामान की वैल्यू बढ़ेगी, मुद्रा का मूल्य कम होगा। अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसी स्थिति को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण क्या है? ठीक है, स्फीति, मुद्रास्फीति पढ़ लिए क्या होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है। फिर हमने उसके प्रकार पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे उसके कारण। मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से 3 होते हैं। 3 कारण हैं। उन 3 कारणों में एक आपका है मांग आधारित कारक। मांग आधारित कारक क्या होते हैं? तो मांग के अनुसार जब उत्पादन में कमी होती है। ठीक है, मांग आधारित कारकों में एक आपका है मांग के अनुसार उत्पादन में कमी। ठीक है, अब मांग के अनुसार उत्पादन में कमी कैसे होगी? अगर उत्पादन में कमी होगी तो क्या होगा? फिर इससे देखेंगे। अच्छा, मांग के अनुसार उत्पादन में कमी हो रही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं घरेलू बचत में कमी हो रही है। घरेलू बचत में कमी एक चीज। दूसरी चीज है उच्च ब्याज दर। उच्च ब्याज दर। फिर विदेशी निवेश में कमी। मतलब जो कारक है, मांग आधारित कारक है, उस मांग आधारित कारक में जो एक कारक है उसका उप कारक के रूप में मांग के अनुसार उत्पादन में कमी। तो वो कमी होती क्यों है? उस कमी का कारण क्या है? तो कारण है एक आपका बचत में कमी है, उच्च ब्याज दर है ना। निवेश से बच रहा है ना व्यक्ति। निवेश से क्यों बच रहे हैं? उच्च ब्याज दर पे कौन लोन लेना चाहेगा? बात समझे। तो इस वजह से दिक्कत हो रही है, उत्पादन के लिए निवेश की ज़रूरत पड़ती है। फिर विदेशी निवेश में कमी। फिर विदेशी निवेश में कमी होगी तो क्या होगा? आर्थिक नीति से संबंधित समस्या। आर्थिक नीति से संबंधित समस्या। फिर अगर ये समस्या, फिर परियोजना।
के अनुमोदन में विलंब, अनुमोदन में विलंब। फिर पर्यावरणीय मुद्दों का प्रभावी होना, मुद्दों का प्रभावी होना, ये भी। इसके अलावा भ्रष्टाचार, ये सब क्या हैं? ये सब हैं आपके मांग के अनुसार उत्पादन में कमी के कारण है। ठीक है। मांग आधारित कारक में दूसरा कारक है जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होती है ना। और जनसंख्या में वृद्धि क्या है? स्थायी कारक होता है ना। स्थायी मुद्रास्फीति के कारकों में से एक है ना। हमने कल ही पढ़ाया था इसके बारे में। फिर आय में वृद्धि, आय में वृद्धि होती तो क्या होता है भैया? लोगों के पास पैसा है तभी ना डिमांड है सबकी। बताया था ना उस दिन समोसा, वो जलेबी वाली कहानी। पैसा जेब में नहीं है तो सब लोग खिला दिखा दिखा के खा रहे होंगे दही के साथ, बहुत बोल बोल के बहुत बढ़िया बनाए हैं, एक नंबर की। इतना बढ़िया तो कभी हम खाए नहीं, इतना बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। आप मुंह में पानी लिए निकल जाएंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, उधर देखेंगे भी नहीं, बस खाली सुन लेंगे। और जेब में अगर पैसा हुआ तो फिर घूम पड़ेंगे, 2-4 किलो तुरंत बधवाएंगे, उसी में दही भी खरीद लेंगे, लेके घर भी आ जाएंगे। तो आय में वृद्धि मतलब पैसा है तो मांग भी बढ़ेगी। ठीक है। फिर शहरीकरण का बढ़ता स्तर, शहरीकरण का बढ़ता स्तर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ना, जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर दिखावे की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जो दिखावे की प्रवृत्ति है उसकी वजह से मांग में वृद्धि होती है और फिर बढ़ती है महंगाई। ठीक है। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, वैसे कुछ शहरों में ही आप देखेंगे जहां पर आपको 10 रुपए का दूध मिलता होगा, लेकिन बाकी सब जगह मिल जाता है। पटना में नहीं मिलता, ठीक है। पटना में मिलता है लेकिन सब क्षेत्र में नहीं मिलता। सब क्षेत्र मतलब जो बड़े अच्छे खासे क्षेत्र होंगे वहाँ नहीं मिलेगा वो, इसी तरीके से। ठीक है, याद रखना। तो शहरीकरण का बढ़ता स्तर, स्तर का मतलब क्या? उसका लेवल है। ठीक है। रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें है ना। दूसरा क्या है? एक तो मांग आधारित कारक हुआ, और दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है पूर्ति आधारित कारक। पूर्ति आधारित कारक का मतलब क्या है? इसमें आप देखेंगे तो जैसे बाढ़, कभी आप सुने बाढ़ आ गई है, कभी देखेंगे सूखा पड़ गया है, कभी देखेंगे कच्चा माल, ऊर्जा की कमी है, कहीं पर श्रमिकों की हड़ताल चल रही, कहीं पूंजी की अनुपलब्धता है, राजनीतिक वातावरण की प्रतिकूलता है। ये सब क्या है? पूर्ति आधारित कारक में शामिल है। ठीक है। तो पूर्ति आधारित कारक में हम एक सबसे पहले लिखेंगे अनियमित, अनियमित खाद्य आपूर्ति। अनियमित खाद्य आपूर्ति क्यों? बाढ़ और सूखा के चलते ऐसा हो जाता है। बाढ़ आएगी तब भी फसल चौपट होने वाली है, और सूखा पड़ा फिर तो समझ लो और भी हालत खराब है ना। अनियमित खाद्य आपूर्ति। दूसरा क्या है इसी पूर्ति आधारित कारक के अंतर्गत? दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में कमी। अब औद्योगिक उत्पादन में कमी क्यों होगी भाई? पैसा नहीं होगा आदमी के पास, निवेश नहीं करेगा, निवेश नहीं होगा तो उत्पादन कहाँ से करेगा, है ना। और श्रमिक कहीं हड़ताल पर पहुंच गए, ऊर्जा पता चले लाइट 24 घंटा में 4 घंटा रह रही है, या मान लो 2 घंटा रह रही, नहीं तो मान लो 8 घंटा रह रही है, फिर वो भी एक समस्या। कच्चा माल है ना, कच्चे माल की भी समस्या आती है। तो ये कच्चे माल की वजह से, ऊर्जा की कमी की वजह से, श्रमिकों की हड़ताल, पूंजी की अनुपलब्धता, और पता चला अभी सरकार बनी थी फिर आज गिर गई, ला फिर से चलो गठबंधन करना पड़ेगा, है ना। गठबंधन किया जाए किसी के साथ तब तो सरकार बनने वाली। तो ये वाली भी स्थिति, मतलब एक बोले तो हम राजनीतिक जो उथल पुथल है वो अस्थायी सरकार की बात हो रही होगी। या फिर पता चले कुछ हड़ताल है, किसी कुछ बंदी टाइप, क्या बोलते हैं वो, आज बंदी है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो औद्योगिक उत्पादन में कमी के प्रमुख कारणों में कच्चे माल की अनुपलब्धता शामिल है। ठीक है। आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। हाँ, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा की कमी, ये निधि बोल लीजिए, ऊर्जा की कमी, श्रमिक हड़ताल, श्रमिक हड़ताल, पूंजी की अनुपलब्धता, सर फिर से बोलिए। वो कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी, श्रमिक हड़ताल,
श्रमिक हड़ताल, श्रमिक हड़ताल, पूंजी की अनुपलब्धता, पूंजी की अनुपलब्धता और राजनैतिक वातावरण की प्रतिकूलता, है ना। पूछा जा सकता है पूर्ति आधारित कारकों के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में कमी की वजह से मुद्रास्फीति का जन्म होता है। मुद्रास्फीति सर वातावरण के बताइए। राजनीतिक वातावरण की प्रतिकूलता, ठीक है, मुद्रास्फीति का जन्म होता है। तो औद्योगिक उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो कारण में ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक। तीसरा कारक आता है पूर्ति आधारित में ही, तीसरा कारक है आपका आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी। ये क्या है? इसमें आप देखेंगे ना, लोग क्या करते हैं, जमा करते रहते हैं ना, है ना। बड़े किसान, व्यापारी, काला बाजार प्रक्रिया में जो संलिप्त व्यक्ति होते हैं, इन सब की वजह से ये समस्या आती है, आवश्यक वस्तुओं की जो जमाखोरी होती है, ठीक है। अगला कारक है पूर्ति आधारित में ही आयात पर नियंत्रण। जब हम आयात पर नियंत्रण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, ठीक है। तो आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की वजह से भी पूर्ति आधारित जो कारक है वो मुद्रास्फीति का कारण बनता है, ठीक है। अगला है पूर्ति आधारित कारक में ही आधारभूत संरचना का अभाव। अब आधारभूत संरचना में क्या क्या शामिल है? संरचना का अभाव, इसमें आप देखेंगे सड़क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इनके अभाव के चलते फिर भंडारण वाली सुविधा जो होती है, इस है ना, भंडारण की सुविधा भी तो होती है, उसमें आती है। तो इन सब की कमी के चलते क्या होता है, वस्तुओं के स्टॉक की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति जैसी स्थिति बन जाती है। तीसरा कारक है, पहला कारण मांग आधारित, दूसरा है पूर्ति आधारित और तीसरा क्या है, लागत आधारित कारक, है ना। आपको मालूम है कि जो जहाँ पर लागत कम होती है, क्या बोलते हैं, पूंजी उत्पाद अनुपात, है ना, यही ना होता है। पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब है जहाँ पर उत्पादन में कम लागत आएगी वहाँ पर लाभ की संभावना अधिक होती है। और ये चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर विकसित देशों में मिलेंगी। तो लागत आधारित कारक में क्या है, इसमें प्रशासित मूल्य नीति आती है। प्रशासित मूल्य नीति का क्या मतलब है? प्रशासित मूल्य नीति का मतलब है जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली वस्तुएं हैं उनके जब मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली वस्तुओं में मूल्य वृद्धि के चलते लागत आधारित जो कारक है वो आपका मुद्रास्फीति का कारण बनता है। दूसरा आपका है खाद्य नीति। खाद्य नीति क्या है? इसमें सरकार मूल्य निर्धारित करती है ना, सरकार मूल्य निर्धारित करेगी, कौन सा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना। एमएसपी पूछा गया एग्जाम में कई बार, तो अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे क्या होता है ना, जो किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, वो फसलों का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार को विवश करते हैं, है ना। सरकार क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं कि फसलों के मूल्य में वृद्धि की जाए, ठीक है। ये हैं आपके कारक जिनकी वजह से मुद्रास्फीति का जन्म होता है, ठीक है, ध्यान रहे। अब हम बात करें मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव, अगर ब्याज दर में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? दो दर होती है, एक होता है बैंक दर, एक होता है ब्याज दर। दोनों में अंतर भी है ना। बैंक दर और ब्याज दर, ब्याज दर जो आरबीआई निर्धारित करती है, बैंक दर जो ये आपके बैंक निर्धारित करते हैं।
अगर ब्याज दर में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, कोई लोन लेने नहीं जाएगा, है ना, बैंक के पास लोन लेने नहीं जाएगा, मतलब उधारी लेने नहीं जाएगा कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई निवेशक। और जब वो वहाँ नहीं जाएगा वो निवेश भी नहीं करेगा, निवेश नहीं करेगा तो रोजगार भी नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा उत्पादन भी नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आपूर्ति में कमी आएगा, आपूर्ति में कमी आई तो क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि होगी। वस्तु के मूल्य में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई। बात समझे, ये एक चलता रहता है। तो ब्याज दर बढ़ने पर, ब्याज दर बढ़ने पर, और ब्याज दर कब बढ़ाया जाता है, ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, है ना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ये भी हम आपको बताए हैं। होता क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करेंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, डिमांड तभी ना बढ़ रही सबकी, मार्केट से तरलता को कम करना है तो करेंगे कैसे, अब ऐसे तरलता तो कम हो नहीं सकती, तो काम करेंगे, ब्याज बढ़ा देंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे। अब ब्याज दर बढ़ गया तो क्या होगा, जमा पर उच्च ब्याज दर मिलेगी, ठीक है, उच्च ब्याज मिलेगा जमा करने पर। तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा घर में जो कहाँ चावल के डिब्बा में, आटा के डिब्बा में, सरसों के डिब्बा में, है ना, तकिए के नीचे, कहीं किसी गुल्लक उल्लक में, कोई जमीन नीचे गाड़े होगा, तो सब क्या करेगा, उठा के ले जाके बैंक में डाल देगा, है ना, जमा कर दिया भैया, अब हमको इंटरेस्ट मिलेगा बढ़िया। लेकिन याद रहे, इसी अनुपात में लोन लेने वाले, उधार लेने वाले नहीं पहुंचेंगे वहां पे ज्यादातर तो जमा करने वाले पहुंचेंगे, है ना। तो जमा करने वाले जमा कर गए पैसा, सारा पैसा कहाँ पहुंच गया, मार्केट की तरलता पहुंच गई बैंक में। अब पैसा नहीं है, डिमांड भी नहीं, डिमांड नहीं है, मुद्रा की वैल्यू अपने क्या बोलते हैं, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी और वस्तु की कीमत में धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। बात समझे। तो ब्याज दर बढ़ने पर जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बढ़ाई गई थी, उससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है, आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अगर ये सारी चीजें हैं तो जाहिर सी बात है, रोजगार रोजगार अगर नहीं है तो फिर पूंजी निर्माण दर भी तो निम्न होगी, है ना। अब पूंजी निर्माण दर निम्न होगी तो क्या होगा, निवेश भी नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा फिर से वही हालत आ गई, पूंजी निर्माण दर फिर से निम्न होगी, इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। दूसरा क्या है, दूसरा नकारात्मक प्रभाव है राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। घाटा किसको होता है, मुद्रास्फीति के समय जो कर्ज देने वाला है ना, कर्ज देने वाले को घाटा होता है और लेने वाले को फायदा, लेने वाले को फायदा होता है। कैसे, ये भी एक सवाल है, कैसे फायदा हो रहा लेने वाले को और देने वाले को घाटा क्यों हो रहा भाई। मुद्रास्फीति के कारण क्या हुआ, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने लगती है, ठीक है, मुद्रास्फीति के चलते क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने लगती है, और अगर आगे भी मुद्रास्फीति में वृद्धि दर में वृद्धि होती है तो क्रय शक्ति और भी कम होती चली जाएगी। यही कारण है कि कर्ज देने वाले को घाटा और लेने वाले को फायदा होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, नकारात्मक प्रभाव है निर्यात में कमी, निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मतलब व्यापार घाटा भी तो होगा, तो व्यापार घाटे में वृद्धि होगी, है ना, व्यापार घाटे में वृद्धि होगी। फिर क्या होगा, अगला पॉइंट है नकारात्मक प्रभाव, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन ऋणात्मक स्थिति में जाएगा, जाएगा। फिर क्या होने वाला है, गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका, है ना, गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव और गरीबी में वृद्धि होगी, है ना। बेरोजगारी की स्थिति है, रोजगार कहीं है नहीं, क्या करेगा, घर में बैठे बैठे अपना, तो गरीबी बढ़ाएगा नहीं,
चलिए, हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए क्योंकि हम मुद्रास्फीति पढ़ रहे हैं, तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि चाहे वो मुद्रास्फीति हो, इसको चाहे तो नोट करके लिख लेना, मुद्रास्फीति हो या फिर मुद्रा का अवमूल्यन, इन दोनों में क्या होता है, मुद्रा की सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड रुकिए। सॉरी, ठीक है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, इन दोनों ही स्थितियों में मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, याद रखने की जरूरत है ना। अगर मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई तो क्या होगा, तो निर्यात में कमी आएगी, निर्यात में कमी, है ना। लेकिन अवमूल्यन की स्थिति में क्या होगा, अवमूल्यन में देखेंगे तो निर्यात में वृद्धि होगी, ठीक है, बात समझे, निर्यात में वृद्धि होगी, ठीक है, याद रखना। अब ये चीज अगर अच्छा, अवमूल्यन की स्थिति में अगर निर्यात में वृद्धि होती है तो क्या कारण, उसका कारण उसका ये है कि इस स्थिति में घरेलू मुद्रा की तुलना विदेशी मुद्रा से होती है, ठीक है। मतलब ये बोले कि मान लीजिए $1 आज 80 रुपया 85 रुपया करीब प्लस ही है, अवमूल्यन कर दिया जाए रुपए का तो क्या होगा, और डाउन हो जाएगी रुपया, है ना। मतलब 100 रुपए का सामान हमको, अब कल तक तो ऐसा था कि $1 मतलब 85 रुपए का सामान हमको मिलता था $1 जब देते थे, आज क्या होगा कि $1 देने पे हमको 100 रुपए का सामान मिलेगा, तो सामान ज़्यादा नहीं मिल गया, इसलिए निर्यात में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो मुद्रास्फीति की बात है। मुद्रास्फीति भी दो तरीके की होगी ना, एक किसी देश के लिए वो घरेलू हो सकती है और वही दूसरे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है या विदेशी हो सकती है ना। अब हम ऐसे बोलें कि घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि तो क्या होगा, निर्यात में कमी होगी, निर्यात में कमी होगी, ठीक है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तब तो निर्यात में वृद्धि होगी ना भाई, निर्यात में वृद्धि होगी। कल तक जो सामान हमको मिल रहा था, हम खरीद रहे थे या हम बेच रहे थे 10 रुपए का, आज वही सामान, उतना ही सामान हमको बेचेंगे, मतलब $1 10 रुपए के बराबर हुआ करता था, आज वही क्या होगा, $1 हमारे 8-6 रुपए हो सकता है, हालांकि ये मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि होती है तो निर्यात में वृद्धि होती है, अगर घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होती तो निर्यात में कमी होती है। अब अगर देखें घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्रास्फीति में अगर घरेलू मुद्रास्फीति कम है, अगर मान लीजिए घरेलू मुद्रास्फीति भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, इन दोनों से तुलना करने पर अगर घरेलू मुद्रास्फीति की दर कम है अंतर्राष्ट्रीय की अपेक्षा, उस स्थिति में भी निर्यात में वृद्धि होगी। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति अधिक है तब तो निर्यात में कमी होगी। बात समझ आई कितनी? चलिए, मुद्रास्फीति का अलग अलग वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव, तो हम वर्ग या क्षेत्र की बात करेंगे, एक तरफ आप लिख भी सकते हैं वर्ग या क्षेत्र,
अब दूसरी तरफ लिख सकते हैं प्रभाव। अगर हम भुगतान शेष की बात करते हैं, भुगतान शेष की बात करते हैं, तो इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर नकारात्मक। विदेशी विनिमय दर में क्या होगा? विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें कमी आएगी, है ना, कमी आएगी। परियोजना की लागत पर क्या असर आएगा? परियोजना की लागत में वृद्धि होगी, है ना। जो काम 100 रुपये में होने वाला था वो आज 150-200 में होने वाला है, तो परियोजना की लागत में वृद्धि होगी। समाज में असमानता पर क्या असर आएगा? समाज में असमानता पर क्या असर आएगा? तो इसमें भी वृद्धि होनी है, असमानता में वृद्धि होगी, है ना। बचत पे क्या असर होगा? बचत में कमी, रोजगार नहीं है तो बचत कहाँ से करेगा कोई, कमा ही नहीं रहा तो बचत क्या होने वाला है। निवेश में क्या होने वाला है? निवेश पर क्या असर होगा? तो बचत नहीं है तो निवेश कहाँ से करेगा कोई, है ना, तो उसमें भी कमी आएगी। ऋणदाता जो ऋण देने वाला है उस पर क्या असर आएगा? अभी बताए हैं, देने वाले को क्या होगा? घाटा होगा, है ना, और लेने वाले को फायदा होगा। ऋणी का क्या होगा? या ऋण लेने वाले पर क्या असर होगा? उसका, उसको लाभ होगा, है ना। आर्थिक समृद्धि में क्या असर आएगा? अरे आर्थिक समृद्धि तभी ना होगी जब बचत उचत अच्छी खासी रहेगी ना भाई, बचत रहेगी, निवेश रहेगा, तभी ना आर्थिक समृद्धि का मामला में वृद्धि देखी जाएगी। तो आर्थिक समृद्धि में बाधा पहुंचती है या फिर बोले तो कमी आती है, बाधा पहुंचती है या फिर कमी आती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इस पर क्या असर आएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें क्या होगा? ये भी कम होगा, है ना, कम होगा ये। आर्थिक विकास कैसा होगा? रोजगार नहीं, बचत नहीं, है ना, निवेश नहीं, तो आर्थिक विकास कैसा? आर्थिक विकास कैसा होगा? तो आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होता है ना। बोलते भी चलिए साथ में, ठीक है। एक परंपरा है, गुरुजी जब पढ़ाते हैं ना तो एक शब्द को 4 बार बोलते हैं, तो बच्चे उसी में बोलते हैं हाँ, बात समझे। तो आर्थिक विकास हम बोलेंगे एक बार, तो तुम लोग भी बोलो आर्थिक विकास, फिर हम बोलेंगे आर्थिक विकास, फिर बोलो तब आर्थिक विकास। जब हम बोलेंगे आर्थिक विकास पर क्या असर होगा, तब तुम लोग भी बोलो वैसे आर्थिक विकास पर क्या असर होगा। हम बोलेंगे अवरुद्ध होगा, तो तुम लोग भी बोलना अवरुद्ध होगा। ऐसे जब बोलोगे ना तब बनेगा काम हम सबका, ठीक है। सर वो तो हम बच्चे करते हैं। बच्चे बड़े बड़े भी करते हैं यही काम, ठीक है। इस समय यहाँ पे पटना में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो यही काम कर रहे हैं। लूसेंट रटवाया कैसे जाता है? एक ही शब्द को 4 बार मास्टर बोलेगा और 4 बार बच्चों से भी बुलवाएगा। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अकबर का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? अकबर जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी बोलेंगे बच्चे भी उधर से बोलेंगे हाँ, वही होता है रट्टा, है ना, तोता की तरह रटवाते हैं लोग। और यहाँ 2-2 बजे रात तक भी रटवाते हैं, ऐसा हमने सुना है। हमको नहीं पता, हम कभी रटे नहीं हैं। फिलहाल आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। अच्छा, राजकोषीय घाटे पर क्या असर आएगा? अरे जाहिर सी बात है, राजकोषीय घाटा में भी तो वृद्धि होनी है ना। तो ये भी वृद्धि, इसमें भी वृद्धि होगी, राजकोषीय घाटा में भी वृद्धि होगी, है ना, राजकोषीय घाटा में भी वृद्धि होगी मुद्रास्फीति के चलते। फिर निर्यात, निर्यात में क्या? निर्यात में वृद्धि होगी क्या? नहीं, निर्यात में होगी कमी। और निर्यात में कमी होगी लेकिन आयात में होगी वृद्धि। और निर्यात में कमी होगी और वृद्धि होगी, वो डिपेंड करेगा मुद्रास्फीति घरेलू है या अंतरराष्ट्रीय है। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ मुद्रास्फीति की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पर बात करते घरेलू मुद्रास्फीति की, उस स्थिति में निर्यात में कमी होती। जब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की, तब बात होगी उसमें क्या होगा? निर्यात में वृद्धि होगी। लेकिन जब हम ये बात करेंगे घरेलू मुद्रास्फीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की तुलना में, जब तुलना की जाए तो घरेलू मुद्रास्फीति अगर अंतर्राष्ट्रीय की अपेक्षा कम है तो उस स्थिति में भी क्या होगा? निर्यात में वृद्धि होगी। बात समझ आई? याद रखना। देखो 4 बार बोले तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जिसको नहीं याद रहा फिर तो सोचो उसको तो क्या, ठीक है छोड़िए। सर चलिए, तो व्यापार घाटा कैसा होगा? अरे आयात ज़्यादा निर्यात कम, मतलब क्या है? घर में आय 1 रुपया रहा है, जा 10 रुपया रहा है, तो फायदा होगा कि नुकसान में होगा? व्यापार घाटा में वृद्धि होगी, है ना, याद रखना। सर ये घरेलू मुद्रास्फीति का मतलब भारत की मुद्रास्फीति है। हाँ,
क्या पूछ रही थी महनाज, क्या पूछ रहे थे आप? सर ये घरेलू मुद्रास्फीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति बोल रहे हैं ना, हाँ तो इसमें घरेलू मुद्रास्फीति का मतलब भारत की मुद्रास्फीति है। हाँ, जैसे हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत में मुद्रास्फीति है तो वो हमारे लिए घरेलू है। अब भारत में मुद्रास्फीति नेपाल वालों के लिए क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी या विदेशी होगी। ठीक है, बात समझे? जी सर। ठीक है, तो व्यापार घाटा में वृद्धि होगी। अब व्यापार घाटा में वृद्धि होगी मतलब आयात कम, निर्यात नहीं, सॉरी, आयात ज्यादा निर्यात कम होगा, मतलब व्यापार संतुलन भी कैसा होगा, व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा। गरीबी बढ़ेगी, है ना, गरीबी बढ़ेगी। उपभोक्ता को क्या होगा, जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है उसको होगी हानि, है ना, खाएगा चाहे जितना लेकिन होगी उसको हानि, हानि ही होने वाली है। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता को हानि लेकिन उत्पादक जो होगा उसको होगा लाभ। अरे वो बेचेगा ना भाई, है ना, वो बेचेगा। उत्पादक को लाभ। सार्वजनिक व्यय में क्या होगा, सार्वजनिक व्यय पर क्या असर आएगा, सार्वजनिक व्यय पर क्या असर आएगा, कमी होगी, सार्वजनिक व्यय में कमी आएगी। ओके, फिर परिवर्तनशील आय समूह, परिवर्तनशील आय समूह को क्या होगा, इनको तो भैया लाभ होगा, है ना। आज एक ग्राहक आया कल 10 ठो आ गए, बात समझे, उनका कोई वो नहीं है कि महीने में 10,000 कमाना है ना, महीने में 50 भी कमा सकते हैं। उसके बाद जो स्थिर आय समूह है उन्हें क्या होगा, स्थिर आय समूह को हानि होगी, हानि होगी। ठीक है, व्यापारी वर्ग को क्या होगा, तो व्यापारी वर्ग पर क्या असर आएगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, है ना। पेंशन भोगी जो होगा उसे क्या होगा भाई, पेंशन भोगियों पर क्या असर आएगा, इनको हानि होगी, है ना, इनको हानि होने वाली है। और एक और है डिबेंचर के रूप में संपत्ति धारक, इन पे क्या असर आएगा, इनको भी तो हानि होगी, है ना, इनको भी हानि होगी। ओके, अब बात होगी मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय। सर क्या लिखे रूप में? संपत्ति धारक, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय, इनको पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, कल ये निपट जाएगा। ठीक है।